सो हेलो एंड आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 3 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जो भी मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगा उसके नोट्स बनाने की जरूरत आपको नहीं है, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर के अंदर हमारे पास आता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इसके अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंस यानी कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, एग्रीकल्चर हमें बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करता है। जैसे एग्रीकल्चर हमारा मेन सोर्स होता है किसका, लिविंगहुड का। हमारे जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, एग्रीकल्चर। इसके बाद कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम, ये नेशनल इनकम के अंदर भी कंट्रीब्यूशन करता है। उसके बाद सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, देखो इंडस्ट्री के अंदर हम कुछ भी प्रोड्यूस करें उसका सोर्स क्या होगा, रॉ मटेरियल कहां से आएगा, एग्रीकल्चर से ही आएगा। चाहे हम उससे बाद में कुछ भी बना ले, लेकिन मेन चीज कहां से आएगी, एग्रीकल्चर से आएगी। इसके बाद इंपोर्टेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड, यानी कि फॉरेन ट्रेड, हमें अगर दूसरी कंट्रीज के साथ एक्सपोर्ट करना है चीजें, उनसे पैसे लेने हैं, फॉरेन करेंसी में कुछ एक्सचेंज करना है या कुछ ट्रांजैक्शन करनी है, तो हमें एग्रीकल्चर की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर आज भी बहुत अच्छा माना जाता है। इसके बाद सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स। अब देखो, फूड ग्रेन्स तो सबसे जरूरी है इंसानों के लिए, तो फूड ग्रेन्स की जरूरत तो हर किसी को है, तो फूड ग्रेन्स में भी सप्लाई हम कर सकते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को। उसके बाद इंपोर्टेंस इन इनकर्ड ट्रेड एंड सर्विस, इनकर्ड ट्रेड एंड सर्विस, यानी कि अगर हमें ट्रेड एंड सर्विस डिफरेंट टाइप की चलानी है, डिफरेंट टाइप की ट्रेड एंड सर्विस, जैसे हमारी लेबर को एग्रीकल्चर से क्या मिलता है, काम मिलता है। हमारी जीडीपी क्या होती है, ग्रो होती है। या फिर और लोग जैसे ट्रांसपोर्टेशन करते हैं एग्रीकल्चर का। अब ट्रांसपोर्टेशन करते हैं एग्रीकल्चर का, तो इसमें भी तो बहुत सारे लोगों को काम मिलता है। एग्रीकल्चर ये नहीं है सिर्फ फार्मर को काम दे रही है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको वो काम दे रही है, जिससे वो ट्रेड और सर्विस कर रही है। तो इन लोगों का भी क्या चलता है, घर चलता है, इनको भी इनकम होती है, और इससे भी क्या होती है, हमारी जीडीपी ग्रो होती है। तो एग्रीकल्चर सिर्फ हमें नहीं, सिर्फ फार्मर को नहीं, हर किसी को काम देता है। इसके बाद इसके फीचर्स, एग्रीकल्चर के फीचर्स क्या होते हैं। देखो, एग्रीकल्चर का सबसे पहला फीचर आता है रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। एग्रीकल्चर क्या करता है, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस कर देता है। क्यों? क्योंकि ये लेबर को क्या देता है, वर्क देता है, एम्प्लॉयमेंट देता है। इसके बाद लो प्रोडक्टिविटी ड्यू टू ट्रेडिशनल मेथड। जो हमारा इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, उसमें लो प्रोडक्टिविटी है। लो प्रोडक्टिविटी क्यों है, क्योंकि हम ट्रेडिशनल मेथड फॉलो कर रहे हैं। आज भी हमारे पास नई टेक्नोलॉजी कई जगह पर नहीं है। इसके बाद डिफरेंस इन लेबर मार्केट, यानी कि डिफरेंट वेजेस डिफरेंट रेट। डिफरेंट वेजेस डिफरेंट रेट, जैसे यूपी के अंदर लेबर का डिफरेंट रेट है, महाराष्ट्र के अंदर लेबर का डिफरेंट रेट है, बिहार के अंदर लेबर बहुत ज़्यादा चीप है, उसका अंदर डिफरेंट रेट है। या फिर वीट का रेट इंडिया के यूपी के अंदर अलग है, महाराष्ट्र के अंदर अलग है, बिहार के अंदर अलग है। तो ये डिफरेंट रेट डिफरेंट वेजेस हमारी जो इकोनॉमी के अंदर है, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर है, ये हमारा एक क्या है, फीचर है, डिफरेंस इन लेबर मार्केट, यानी कि डिफरेंट वेजेस डिफरेंट रेट वगैरह वगैरह। इसके बाद डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। आज भी हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो किसके ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है, रेनफॉल के अंदर। फ्लक्चुएशन इन एग्रीकल्चर आउटपुट। एग्रीकल्चर आउटपुट के अंदर क्या है, फ्लक्चुएशन होता रहता है, मतलब कभी तो ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, कभी कम, कभी एक्सेस स्टॉक आ जाता है, कभी अंडर स्टॉक आ जाता है, यानी कि स्टॉक हमारे पास बचता ही नहीं है। इसके बाद डाइवर्सिटी इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ है, यानी कि हर स्टेट के अंदर अलग अलग चीज़ें एग्रीकल्चर के अंदर हम प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद थर्ड चीज़ जो आती है हमारे पास एग्रीकल्चर के अंदर, एग्रीकल्चर पॉलिसी सिंस इंडिपेंडेंस से लेकर 15 अगस्त 1947 से लेकर आज तक हमारी जो एग्रीकल्चर पॉलिसीज है वो कौन सी रही हैं। सबसे पहले लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म को हमने बदला, यानी कि जो लैंड के ऊपर रूल और रेगुलेशंस थे ना, उनको हमने बदला। कौन से, जैसे अबोलाइजेशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज, जैसे जमींदार सिस्टम। ब्रिटिश ने क्या किया था, जमींदार सिस्टम को हमें इंट्रोड्यूस कराया था। ये मैं कई बार समझा चुका हूँ इस चैप्टर के पीछे भी। जैसे जमींदार सिस्टम में क्या होता था, ब्रिटिश क्या करते थे, ब्रिटिश ओनर होते थे लैंड के, क्या होते थे, ओनर। और जो इंडियन थे वो उसी लैंड पे जाके क्या करते थे, वर्क करते थे एज अ लेबर।
तो ये था ओवरऑल जमींदार सिस्टम। ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया था कि लैंड का ओनर कौन होगा, लैंड का ओनर कौन होगा, लैंड के ओनर होंगे ब्रिटिश, लेकिन जो इंडियंस होंगे वो क्या करेंगे, वहां पे जाके काम करेंगे एज अ वर्कर, एज अ लेबर। तो ये था जमींदार सिस्टम। अब इस जमींदार सिस्टम को हमें हटाना था, तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, लैंड रिफॉर्म के अंदर यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हमने इस वाले सिस्टम को हटाया, जमींदार सिस्टम को हमने हटाया। इसके बाद टेनेंसी राइट। अब क्या होता था ना, सपोज किसी के पास लैंड नहीं है, वो लैंड को रेंट पे ले लेता था जिससे कि वो क्या कर सके, फार्मिंग कर सके। अब क्या हुआ, वो रेंट ना बहुत ज्यादा चार्ज करते थे लोग उससे, तो उस रेंट को क्या किया, रेंट को फिक्स किया गया जिससे कि किसी से भी कोई चार्ज ना कर सके ज्यादा रेंट। इसके बाद सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, सीलिंग यानी कि जो हमारे पास बिना फालतू की लैंड भरी हुई थी, सरप्लस लैंड थी, उस पर भी क्या किया हमने, प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया। उसके बाद कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, कंसोलिडेशन मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में ना बहुत सारे लोगों के पास लैंड थी, उसको हमने सेपरेट लैंड पीस को क्या किया, इनटू मल्टीपल लैंड यानी कि एक लैंड बनाया। उससे क्या हुआ, प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, लोगों के पास जो काम करने की लेबर थी उसकी लेबर कम हो गई और प्रोडक्शन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो पीसेस में थी लैंड, उन सबको हमने क्या किया, इकट्ठा किया और उस पर प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया। किसके बाद, इंडिपेंडेंस से लेके आज तक ये चीजें हमने की है। इसके बाद कोऑपरेटिव फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग यानी कि वर्क टुगेदर, सबने एक साथ मिलकर काम करना स्टार्ट किया, ना कि इंडिविजुअल, सबने एक साथ मिलकर क्या किया, काम करना स्टार्ट किया। इसके बाद टेक्नोलॉजिकल मेजर्स, टेक्नोलॉजिकल मेजर्स यानी कि हमने नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। इसके बाद एग्रीकल्चर सब्सिडीज पॉलिसी, हमने सब्सिडीज पॉलिसी बनाई एग्रीकल्चर के अंदर। इसके बाद एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी, एग्रीकल्चर की प्राइस पॉलिसी मंगाई, मतलब कि अगर वीट है तो पूरे इंडिया में वीट की क्या होना चाहिए, प्राइस फिक्स होना चाहिए। इसके बाद इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट यानी कि इंक्रीज किया हमने क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, लोन की कैपेसिटी, लोन लेने की कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं क्रेडिट। तो ये क्रेडिट को क्या किया, इंक्रीज किया, क्या, किसके, फार्मर के, जिससे कि वो ज्यादा लोन ले सके, ज्यादा प्रोडक्शन कर सके और अच्छे से प्रोडक्शन कर सके। इसके बाद इंप्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर मार्केट, जो एग्रीकल्चर मार्केट था जहां पे गुड्स सेल होते थे, एग्रीकल्चर गुड्स सेल होते थे, उसमें क्या किया, इंप्रूवमेंट लाया गया। इसके बाद फार्म्स इनकम इंश्योरेंस स्कीम, यानी कि जो फार्मर की इनकम थी उनकी इंश्योरेंस स्कीम निकाली गई। उसके बाद नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, नेशनल एग्रीकल्चर की भी इंश्योरेंस स्कीम निकाली गई। पहले कोई इंश्योरेंस नहीं हुआ करता था क्रॉप्स का, फार्मर का, लेकिन फिर क्या होने लगा, इंश्योरेंस स्कीम आने लगी और उनका क्या होने लगा, इंश्योरेंस होने लगा। इसके बाद न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी, हमने न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी अपनाई। इसका मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था उसको इंक्रीज करना ड्यू टू न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी। जो हमारी न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी थी ना, इसका हमारा मेन मोटिव क्या था, जो हमारा एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करना। ये दो फेजेस में काम करती थी। पहला काम इसने किया 1960 से लेके 1970 तक, जिसमें हमने HYV सीड्स पे काम किया, यानी कि हमारे जो सीड्स होते थे ना बहुत बार बेकार होते थे, हमारे HYV सीड्स जो होते थे वो और अच्छे होते थे। तो इसमें क्या किया, सबसे पहले हमने 1960 से 1970 के बीच में HYVE सीड्स के ऊपर काम किया। इसके बाद क्या किया, 1970 से लेके 1980 में हमने मोर क्रॉप्स, यानी कि अपने जो क्रॉप्स की प्रोडक्शन थी वो इंक्रीज करने के ऊपर काम किया। किसके अंदर, न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी के अंदर। इसके बाद फीचर्स ऑफ ग्रीन रिजोल्यूशन, यानी कि फीचर्स क्या थे ग्रीन रिजोल्यूशन के। न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी को हम एक और नाम से बुला सकते थे, क्या, ग्रीन रिजोल्यूशन। तो इसके फीचर्स क्या थे, सबसे पहला फीचर था फोकस ऑन पोटेंशियल रीजन्स, यानी कि जो हमारे पोटेंशियल रीजन थे ना, देखो जो हमारे वीकर सेक्शन थे सोसाइटी के, यानी कि जहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो पाता था एग्रीकल्चर का, वहाँ पे ध्यान देने से क्या होगा, लेकिन जहाँ पर हो सकता है अगर हम वहाँ पे ध्यान दें तो हम अपनी प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो जो हमारे पोटेंशियल रीजन थे जहाँ पे हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकता था, उस पर क्या किया, हमने ज़्यादा ध्यान दिया, जिससे कि हमारी प्रोडक्शन क्या हुई, ज़्यादा इंक्रीज हुई। इसके बाद इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न इनपुट, मॉडर्न इनपुट इंट्रोड्यूस की, जैसे HYV सीड्स हमने इंट्रोड्यूस किए। उसके बाद केमिकल फर्टिलाइजर्स हमने इंट्रोड्यूस किए। उसके बाद प्रॉपर इरिगेशन, प्रॉपर इरिगेशन यानी कि फार्मर को
वाटर प्रॉपर तरीके से हमने पहुंचाया। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स, जो पेस्टिसाइड्स थे उसको क्या किया, अच्छे से उसकी एप्लीकेशंस की। इसके बाद तीसरी चीज हमने क्या की ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर, एक्टिव रोल ऑफ द फॉर द स्टेट, जो स्टेट गवर्नमेंट थी ना उनका एक्टिव रोल था, यानी कि वो नई नई पॉलिसीज बनाती थी जिससे कि प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके। उसके बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन से इफेक्ट क्या आया हमारे एग्रीकल्चर पे, सबसे पहला इंक्रीज हुआ क्या, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी थी वो क्या हुई, इंक्रीज हुई। इसके बाद साइंटिफिक कल्टीवेशन, जो हमारे कल्टीवेशन थे ना, लोग सुनी सुनाई बातों पे कल्टीवेशन करते थे, अब साइंटिफिकली तरीके से कल्टीवेशन करने लगे और ज्यादा अच्छे से कल्टीवेशन करने लगे। इसके बाद चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न, जो हमारे क्रॉपिंग पैटर्न था उसमें हमने चेंज लाया, यानी कि हमने अलग अलग टाइप की क्रॉप्स उगानी स्टार्ट की जिससे कि ज्यादा हमारा प्रोडक्शन हो सके। इसके बाद डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रीज एंड चेंज इन एटीट्यूड, हमारी जो इंडस्ट्रीज थी उनको हमने डेवलप किया जिससे कि ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अगर हो हमारे पास तो हम एज अ रॉ मटेरियल किसको दे सके, इंडस्ट्रीज को दे सके और इंडस्ट्रीज उससे फर्दर प्रोडक्शन कर सके। तो हमारी जो इंडस्ट्रीज थी उनको क्या किया, हमने डेवलप किया। एंड चेंज इन एटीट्यूड, हमने अपने एटीट्यूड में चेंज लाया कि हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो भी अच्छे से काम कर सकता है। इसके बाद वीकनेस क्या थी ऑफ द स्ट्रेटेजी की, यानी कि ग्रीन रिजोल्यूशन की जो था उसकी क्या थी, वीकनेस भी थी कुछ, जैसे कन्फाइंड टू फूड क्रॉप्स, जो फूड क्रॉप्स थे ना उसे कोई उगाना नहीं चाहता था। फूड क्रॉप्स जैसे नोबडी ग्रो स्लो क्रॉप्स, स्लो क्रॉप्स जैसे कुछ कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जो उगने में बहुत टाइम लेते हैं, जैसे जो मैंगो का ट्री होता है ना वो 3 से 4 साल ले लेता है उगने में, उसके बाद वो फल देना स्टार्ट करता है। अब कोई इंसान है, कोई गरीब इंसान है, वो 3 से 4 साल कैसे वेट करेगा। तो क्या हुआ, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर हम वो वाली चीजें नहीं उगा पा रहे थे जो ज्यादा टाइम लेती थी। इसके बाद लिमिटेड कवरेज, ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था ना ये कहीं कहीं पर ही लागू हो पा रहा था। इनइक्वलिटी अमंग फार्मर्स, जो फार्मर्स थे कोई ज्यादा अमीर था कोई गरीब था, उनके बीच में क्या थी, इनइक्वलिटी थी जिसके अंदर हमें ग्रीन रिजोल्यूशन सॉल्व नहीं कर पा रहा था जिस चीज को। उसके बाद अनडिजायरेबल सोशल इफेक्ट, जो सोशल इफेक्ट थे यानी कि सरप्लस लेबर, कभी कभी हमारी लेबर को काम नहीं मिल पाता था, कुछ लेबर क्या हो जाती थी, अनएम्प्लॉयड हो जाती थी। इसके बाद लिमिटेड इंक्रीज इन प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन में इंक्रीज तो हुआ लेकिन लिमिटेड हुआ। सपोज हमें प्रोडक्शन 100 हो रही थी, 100 से हमें 1000 पहुंचाना था, 100 से 500 पहुंच गई, यानी कि इंक्रीज तो हुआ लेकिन जितनी हमें पहुंचानी थी उतनी नहीं पहुंच पाई। इसके बाद प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, अब नया जो ग्रीन रिजोल्यूशन पॉलिसी थी हमने वो भी देख ली और हमारे इंडिपेंडेंस लेके आज तक हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसे कैसे काम किया वो सब हमने देख लिया। पर आज हमारे इंडियन एग्रीकल्चर में क्या क्या प्रॉब्लम है वो हम देखते हैं। रैपिड ग्रोथ इन पॉपुलेशन, जो हमारी पॉपुलेशन है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है और एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिपेंड होते जा रहे हैं। इसके बाद कंजर्वेशन आउटलुक, कंजर्वेशन आउटलुक यानी कि हमारी कंट्री के अंदर ना फार्मर्स को कोई सीरियसली नहीं लेता, मतलब उन्हें लगता है कि यार ये तो फार्मर है ये कुछ भी कर सकते हैं, इग्नोर किया जाता है, इलिटरेसी के शिकार होते हैं वो, यानी कि ज़्यादा पढ़े लिखे भी वो नहीं होते। इसके बाद डिपेंडेंसी ऑन मॉनसून, जो मॉनसून है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आज भी हमारा एग्रीकल्चर। इसके बाद डिफेक्टिव लैंड, जो हमारा लैंड है वो बहुत ज़्यादा डिफेक्टिव भी है, कहीं कहीं पर हम प्रोडक्शन नहीं कर पाते, और जो जमींदार सिस्टम है वो एज अ ब्रिटिश नहीं लेकिन एज अ इंडियंस कहीं कहीं पर चलाया जाता है आज भी। उसके बाद अनइकोनॉमिक हॉलीडे, अनइकोनॉमिक हॉलीडे यानी कि टीनी प्लॉट्स जैसे बहुत छोटी छोटी जगह है जहां पे लोग अपना क्या करते हैं, एग्रीकल्चर का काम करते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, उन बहुत छोटी छोटी जगह को एक साथ मिलाना पड़ेगा जिससे हमारी प्रोडक्शन क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। इसके बाद लैक ऑफ क्रेडिट, यानी कि जो क्रेडिट है यानी कि जो लोन देने की फैसिलिटी है वो बहुत ज़्यादा कम है एग्रीकल्चर के लिए। एंड मार्केट फैसिलिटी, जो जहां पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बिकते हैं वो मार्केट भी हमारा बहुत ज़्यादा छोटा है। उसके बाद आउटडेटेड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, जो हमारी टेक्नोलॉजी वो भी क्या हो चुकी है, आउटडेटेड हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है, हमें नई टेक्नोलॉजी चाहिए। इसके बाद सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, देखो आपने सुना होगा जब वीट होते हैं जो उनकी कटाई होती है तो लेबर को काम मिल जाता है, लेकिन वो कटाई कितनी होती है, एक साल में एक बार 2 बार, 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए, बाकी का जो टाइम है ना वो लेबर क्या करती है, वो अनएम्प्लॉयड रहती है। तो हमारा क्या होता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, जब काम नहीं होता, जब लोग क्या हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं एक साल में कई बार। इसके बाद लैक ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो हमारा एग्रीकल्चर रिसर्च है उसमें तो हम कुछ करते ही नहीं है जिससे कि हमारा एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो पा रहा। अब देखते हैं दूसरी चीज, हमने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में, इंडस्ट्री को हमने कैसे कैसे डेवलप किया। सबसे पहले देखते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मींस सेट मोर एंड मोर इंडस्ट्रीज इन द इकोनॉमी, मतलब कि एग्रीकल्चर के अंदर क्या था, हमें अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करना था। इंडस्ट्रियल के अंदर क्या है, हमें जो हमारी जो इंडस्ट्री है उसको इंक्रीज करना है जिससे कि जो हमारा प्रोडक्शन है वो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। अब देखते हैं इंपोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री इन इंडिया, इंडस्ट्री क्यों जरूरी है इंडिया के लिए। सबसे पहला
इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, जो हमारी नेशनल इनकम है और पर कैपिटा इनकम है उसमें क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज किसी भी कंट्री के अंदर अगर होती है इंडस्ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसकी नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। लेस प्रेशर ऑन लैंड, यानी कि जो हमारी लैंड है ना, एग्रीकल्चर लैंड है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि उन्हें हमारी जीडीपी को कंट्रोल करना है। लेकिन अगर हमारे पास ज़्यादा इंडस्ट्री होगी तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जो हमारी एग्रीकल्चर है, अगर हमारी इंडस्ट्री डेवलप होगी ना, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल चाहिएगा, ज़्यादा लेबर चाहिएगी, तो जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो भी अपने आप क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। इसके बाद इंक्रीज इन रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट है इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर वो भी क्या करनी है, इंक्रीज करनी है। उसके बाद यूटिलाइजेशन ऑफ नेशनल रिसोर्सेज, जो नेशनल रिसोर्सेज है हमारे पास, जो हमारी कंट्री के अंदर रिसोर्सेज है, उनका भी हमें क्या करना है, यूज करना है। वो कैसे होगा, हमारी इंडस्ट्रीज को ज़्यादा करके। उसके बाद इंक्रीज इन फॉरेन ट्रेड, हमें जो फॉरेन ट्रेड है यानी कि एक्सपोर्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है। एक्सपोर्ट पे कैसे ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे, जब हम प्रोडक्शन कर पाएंगे। प्रोडक्शन कैसे करेंगे, जब हमारी इंडस्ट्रीज क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसके बाद प्रमोशन इंपोर्ट सब्सिडीज, प्रमोशन इंपोर्ट सब्सिडीज, जो हम इंपोर्ट चीज़ें करते हैं ना, उसकी जगह हमें खुद ही बनाना पड़ेगा। जैसे ये चाइना है, चाइना से हम क्या क्या इंपोर्ट करते हैं, सपोज हम सारे मोबाइल्स जो है वो क्या करते हैं, चाइना से इंपोर्ट करते हैं। अब इन मोबाइल्स की जगह हमें क्या करना होगा पता है, इन मोबाइल्स की जगह हमें अपने मोबाइल्स बनाने पड़ेंगे। यानी कि इंडिया के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, मोबाइल्स को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब मोबाइल को प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री चाहिए। ये मोबाइल को प्रोड्यूस क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो यहाँ से इंपोर्ट करते हैं, जो हम इंपोर्ट करते हैं, ये इंपोर्ट हमें ना करना पड़े, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन वाले मोबाइल्स की जगह अपने मोबाइल्स को बनाना पड़ेगा और उनको यूज़ करना पड़ेगा। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रमोट करना पड़ेगा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट। ये जो इंपोर्ट है इसकी जगह हमें कुछ और करना पड़ेगा, जिससे कि हम और ज़्यादा अपनी इंडस्ट्रीज़ को ग्रो कर पाएँ। अब देखते हैं तीसरी चीज़ जो कि है डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज सिंस इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस से लेके आज तक हमारी इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या चेंजेस आए। पॉलिसी ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी की पॉलिसीज रही है। मिक्स्ड इकोनॉमी जैसे जहाँ पर थोड़ी सी चीज़ प्राइवेट सेक्टर ओन करेगा, थोड़ी सी चीज़ गवर्नमेंट सेक्टर ओन करेगा। गवर्नमेंट जैसे रेलवे करेगी, रोड्स करेगी, डिफेंस करेगी, पुलिस करेगी, वगैरह वगैरह। और जो प्राइवेट सेक्टर है वो क्या करेगा, प्राइवेट सेक्टर जैसे स्कूल्स ओन करेगा, या फिर प्राइवेट सेक्टर और भी बहुत सारी चीज़ ओन करेगा, मेट्रो ओन करेगा, वगैरह वगैरह। क्या करेगा, प्राइवेट सेक्टर। तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, मिक्स्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पे थोड़ा सा चीजें प्राइवेट सेक्टर और थोड़ा सी चीजें पब्लिक सेक्टर ओन करती है। तो जो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है वो क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हमने क्या बनाई है, अपनी पॉलिसीज बनाई है। कहां से, इंडिपेंडेंस से लेके आज तक। इसके बाद एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, जो हमारा पब्लिक सेक्टर है यानी कि जो हमारे प्राइवेट लोग हैं, जो पब्लिक है, उन्होंने क्या किया है, अपना बिजनेस करना स्टार्ट किया है सिंस इंडिपेंडेंस से लेके आज तक। स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑन प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर है वो उल्टे सीधे काम ना करने लगे, उस पर हमने क्या की है, रेगुलेशंस लगाई है। इसके बाद एम्फेसाइज ऑन कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं, जैसे मशीन या प्लांट्स। प्लांट्स मतलब जो और ज़्यादा गुड्स बनाते हैं। प्लांट्स होते हैं ना, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में क्या होते हैं, बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये फर्दर प्रोडक्शन में काम आते हैं। फर्दर प्रोडक्शन के अंदर हमें जो चीज़ काम आती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कैपिटल गुड्स। तो हमने क्या किया है, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज को ज़्यादा से ज़्यादा बनाया है। इंडिपेंडेंस के टाइम पे हम क्या करते थे, विदेश से सारी की सारी टेक्नोलॉजी लाते थे, मशीन एंड प्लांट लाते थे जो हमारी और प्रोडक्शन करती थी। अब हम क्या कर रहे हैं, वो मशीन और प्लांट खुद अपने इंडिया में ही बना रहे हैं, जिससे हम और ज़्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। इसके बाद पॉलिसीज ऑफ इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट, यानी कि जैसे हमने यहाँ पे किया था, सब्स्टिट्यूट को हमें इंपोर्ट करना था, वो चीज़ें हमने थोड़ी थोड़ी की है। उसके बाद पॉलिसी ऑफ रीजनल इक्वलिटी, यानी कि हर जगह हमने सेम डेवलपमेंट करना चाहा है, हो नहीं पाया लेकिन हमने करना चाहा है। इसके बाद रेस्ट्रिक्टेड पॉलिसी टुवर्ड फॉरेन कैपिटल, यानी कि जो फॉरेन कैपिटल है, विदेश के लोग हैं, हमारे इंडिया में आके इन्वेस्ट करते हैं, उसमें क्या किया है, हमने रेस्ट्रिक्शन डाला है। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसको भी क्या किया है, हमने डेवलपमेंट किया है उनका भी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को हमने क्यों डेवलप किया, जिससे कि हमारी एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड हो सके, यानी कि हमारा एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो सके। या फिर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, जो लोगों के पास पैसा नहीं है उनके पास भी क्या हो सके, पैसा आ सके, इनकम आ सके। उसके बाद क्विक प्रोडक्शन, अगर छोटी छोटी बहुत सारी फैक्ट्री होगी तो हम क्या कर सकेंगे, क्विक प्रोडक्शन कर सकेंगे।
इसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी सिंस 1956। जो 1956 के बाद हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में क्या बदलाव आया। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन शेड्यूल ए, शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी। हमने इंडस्ट्रीज को 3 शेड्यूल में बांटा, ए, बी और सी में। इसके बाद एनकरेजिंग कॉटन एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। कॉटन और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को हमने क्या किया, एनकरेज किया फॉर यूजिंग देम एज अ मीन ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जिससे कि रूरल जैसे कि हमारे विलेजेस वगैरह होते हैं, स्मॉल टाउन्स होते हैं, उसमें भी क्या आ सके, डेवलपमेंट आ सके। उसके लिए हमने क्या किया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप किया। इसके बाद एंड इंडस्ट्रियल लाइसेंस एज अ फॉर्म ऑफ रिटर्न परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट टू प्रोड्यूस गुड्स। हमने क्या किया, क्या हो रहा था ना, देखो अल्कोहल जो ड्रिंक्स थी उनकी जो डिमांड थी ना वो एकदम से इंक्रीज हो रही थी। तो सब लोग क्या सोच रहे थे कि हम ड्रिंक्स ही बनाने लगते हैं, उससे क्या होता, पूरा देश नशेड़ी हो जाता। तो क्या किया गवर्नमेंट ने किया कि हमें अगर तुम्हें कुछ चीज़ बनानी है ना तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा वो चीज़ बनाने का। ऐसा गवर्नमेंट ने क्यों किया, जिससे कि हर कोई इंसान सेम चीज़ ना बनाने लगे। ये हमने कहा किया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 के अंदर किया। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ड्यूरिंग 1947 से 1990 के बीच में हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के क्या फीचर्स थे। सबसे पहले इंप्रेसिव ग्रोथ रेट, जो हमारा जो ग्रोथ रेट था वो बहुत ज्यादा अच्छा था। इसके बाद शेयर इन जीडीपी इंक्रीज, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसकी जो जीडीपी में शेयर था वो क्या हो रहा था, इंक्रीज होता जा रहा था। इसके बाद डाइवर्सिफिकेशन, जो हमारी डाइवर्सिफिकेशन थी इंडस्ट्रीज के अंदर वो कम होती जा रही थी। ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर टू रिड्यूस बर्डन ऑन गवर्नमेंट सेक्टर, जो गवर्नमेंट सेक्टर था उससे क्या होता जा रहा था, बर्डन रिड्यूस होता जा रहा था। क्यों, क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज डेवलप होती जा रही थी। इसके बाद इंक्रीज इन पॉलिसीज ऑफ प्रोडक्शंस, जो हमारी प्रोडक्शन की पॉलिसी थी उनमें क्या हुआ, प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। क्यों, उन पॉलिसीज की वजह से। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी उनका भी क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। इसके बाद प्रॉब्लम ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, हमने अभी तक देख लिया इंडिपेंडेंस से लेके आज तक हमने क्या क्या किया। उसके बीच में जो थोड़ी बहुत पॉलिसीज आई उसके बीच में हमने क्या क्या किया, जैसे पॉलिसीज आई थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956, एक आई थी फीचर ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ड्यूरिंग 1947 से 1990 तक हमने कैसा कैसा डेवलपमेंट किया। अब देखते हैं जो आज की हमारी इंडस्ट्रीज है उसके अंदर क्या क्या दिक्कत है। सबसे पहला अननेसेसरी गवर्नमेंट कंट्रोल एंड इंटरवेंशन। कभी कभी क्या करती है ना इंडस्ट्री के अंदर गवर्नमेंट बिना फालतू के अपना झंझट अड़ा देती है, टांग अड़ा देती है, जिससे कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर अभी तक ग्रो संग से नहीं हो पा रहा। उसके बाद आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो आज भी बहुत पुरानी है। लो प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी, जो हमारी क्वालिटी है वो भी कम है और जो प्रोडक्टिविटी है वो भी कम है। इसके बाद लैक ऑफ कॉम्पिटिशन, हमारे यहाँ क्या है ना कॉम्पिटिशन कम है, जिसकी वजह से जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है फेल हो जाती है टू ग्रो। अगर हमारी कॉम्पिटिशन होता है ना तो हर कोई इंसान अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, इंडस्ट्री अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करती है। लेकिन क्योंकि लैक ऑफ कंपटीशन है, कंपटीशन है ही नहीं, तो इंडस्ट्रीज क्या हो जाती है, इंडस्ट्री कभी कभी अच्छी नहीं हो पाती क्योंकि उनको पता है हमारा कंपटीशन कोई है ही नहीं। इसके बाद फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस, जो फॉरेन एक्सचेंज में क्राइसिस चलते रहते हैं, डॉलर और रुपये की वैल्यू गिरती रहती है, उससे यहाँ बढ़ती रहती है, उससे भी हमें दिक्कत आती है इंडस्ट्री के अंदर। प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल, आज भी बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो हम इंडिया के अंदर नहीं बनाते। अगर हमें इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल चाहिए तो हमें विदेश से मंगाना पड़ता है, ये भी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत है। लैक ऑफ कैपिटल, यानी कि पैसे की कमी है। इसके बाद फेलियर, अगर हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं तो हमारे पास काफी सारा फेलियर भी है इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर। अब पढ़ते हैं लास्ट टॉपिक, छोटा सा ये जो कि है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड के अंदर क्या क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है। फॉरेन ट्रेड मीन्स सप्लाइंग गुड्स टू अदर कंट्री, यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री को सप्लाई करना। जैसे इंडिया पाकिस्तान को कुछ भेजता है तो इंडिया क्या करता है, फॉरेन ट्रेड करता है। इसके बाद देखते हैं फीचर ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड। इंडियन फॉरेन ट्रेड का फीचर क्या रहा है, वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ फॉरेन ट्रेड। वॉल्यूम और वैल्यू क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब होता है साइज, किस साइज में हमने भेजा, जैसे कि 1000 kg भेजा या फिर 200 ml भेजा या फिर लीटर भेजा वगैरह वगैरह, जो भी होता है साइज जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। और वैल्यू क्या होता है, वैल्यू होती है इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि 100 kg ये कितने का था, ₹1 लाख का था, ये कितने का था, ₹1 करोड़ का था। तो इन टर्म्स ऑफ वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ फॉरेन ट्रेड, और इन टर्म्स ऑफ किसी और यूनिट में हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड। इसके बाद अगला फीचर क्या आता है, कंपोजिशन ऑफ ट्रेड। कंपोजिशन ऑफ ट्रेड मतलब क्या होता है, टाइप्स, किस टाइप के हम गुड्स भेजने वाले हैं उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिशन बोलते हैं। तीसरा डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। डायरेक्शन ऑफ ट्रेड यानी कि कंट्री, किस कंट्री को हम भेजने वाले हैं। पहला वॉल्यूम एंड वैल्यू, उसके बाद कंपोजिशन, तीसरा डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। तीसरा आता है ट्रेड पॉलिसी ड्यूरिंग द
परफॉर्म पीरियड, जो अब हमने अच्छा परफॉर्म किया उसके बीच में हमारी क्या क्या ट्रेड पॉलिसी थी। सबसे पहले हमने 3 फेजेस में इन पॉलिसीज को बांटा था। सबसे पहले हमने क्या किया था, इंपोर्ट किया था सब्स्टिट्यूट, जो हम विदेश से सामान मंगाते थे ना, अब हम उस चीज को इंपोर्ट ना करके खुद से उस सामान को बनाने लगे, कंजम्पशन गुड्स को बनाने लगे। इसके बाद हमने क्या किया, कैपिटल गुड्स को बनाना शुरू किया, यानी कि मशीन और प्लांट को बनाना शुरू किया। इससे क्या होता था, इससे हम और ज्यादा प्रोडक्शन कर पाते थे। कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं, जिससे हम फर्दर कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। इससे क्या होता है, अगर ज्यादा कैपिटल गुड्स तो जो हम प्रोडक्ट्स बनाने वाले हैं वो भी क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। इसके बाद तीसरी चीज हमने क्या की, तीसरी चीज हमने टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट की। अब लास्ट चीज आती है इस चैप्टर की और इस टॉपिक की, प्रॉब्लम्स ऑफ फॉरेन ट्रेड। जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड है आज, उसमें क्या क्या दिक्कत है। सबसे पहले राइजिंग ट्रेड डेफिसिट, यानी कि जो हमारा एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा है इंपोर्ट से, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो ज़्यादा है इंपोर्ट से। तो इससे हमें क्या दिक्कत आती है, इससे हमारा ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाती। सपोज हमारा एक्सपोर्ट जो है ये 1000 है और जो इंपोर्ट है ये 500 है। ये ज़्यादा तो है लेकिन ज़्यादा और ज़्यादा होना चाहिए, ये 2000 होना चाहिए, ये 3000 होना चाहिए। जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा उतना ज़्यादा हमें क्या होगा, फ़ायदा होगा। इसके बाद फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस जैसे वॉर चलती रहती है, डॉलर का प्राइस घटता बढ़ता रहता है उस वजह से। इसके बाद राइजिंग प्राइसेस, जो राइजिंग प्राइसेस हैं, हमारे जो प्रोडक्शन है ना, हमारे जो गुड्स है उसके कभी कभी प्राइसेस ज़्यादा हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि इन्फ्लेशन लगता रहता है। इसके बाद एडवर्स बैलेंस ऑफ ट्रेड, जो बैलेंस का ट्रेड है वो अलग है, यानी कि मींस एक्सपोर्ट एक्सीड्स गुड्स, जो एक्सपोर्ट है वो इंपोर्ट को क्या करता है, ज्यादा कर देता है कई बार। इसके बाद राइजिंग डेब्ट बर्डन, यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट बोरोइंग है, गवर्नमेंट ने जो कर्जा लिया हुआ है वो क्या होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है। इस वजह से हमारा फॉरेन ट्रेड क्या है, अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाता।